हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्ज़ाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह है, जो 30 सितंबर 2024 में फर्स्ट शिफ्ट का अभी एग्ज़ाम हुआ है। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जिससे संबंधित हमारा वीडियो है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आने से आकर आप हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले सेकंड शिफ्ट और रोज़ाना के प्रत्येक शिफ्ट का वीडियो बनाएंगे, जिससे आपके पास वह जानकारी ज़रूर उपस्थित रहे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर सकें। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, ईश्वरी प्रसाद किस घराना से संबंधित थे। तो ईश्वरी प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। ईश्वरी प्रसाद जो कि कत्थक वादक यंत्र के वादक यंत्र थे, जो कि लखनऊ घराना से संबंधित थे। इसमें और 3 विकल्प दिए गए थे, जिसमें हम उसके केवल उत्तर ही लिखे हुए हैं। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया था, अनुच्छेद 343 से 351 किस अनुसूची में है। अनुच्छेद 343 से 351 किस अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा, यह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है, यह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला भाषा है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा शामिल किए गए हैं। इन सभी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है, यह पूछा गया था किस अनुसूची में शामिल है। तो यह 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित और जानकारी हम देते हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के आरंभ में ही जोड़ा गया था, और 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। जो भाषाएं 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इसमें जब संविधान का बनाया गया था, तो उस समय केवल 14 भाषाओं को ही जोड़ा गया था। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जब संविधान बना था तो उसमें कितने भाषाओं को जोड़ा गया था। तो तब केवल 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, बाद में इसमें 8 और भाषा को जोड़ लिया गया। फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल के विभाजन का कार्य करती हैं। जो दिल्ली चोटी है, किस नदियों के बीच एक जल विभाजन का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली चोटी, जिसे अरावली चोटी भी कहा जाता है। सिंधु और गंगा जल के निकासी प्रणाली के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दिल्ली चोटी, जिसे अरावली चोटी के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु और गंगा जल निकासी प्रणाली के बीच के विभाजन के रूप में कार्य करता है। यह 4 विकल्प के रूप में दिया गया था। इस विकल्पों में से हम केवल जो सही उत्तर था उस विकल्प को लेकर के आए हुए हैं, और उससे संबंधित कुछ और प्रश्नों का लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आपकी अगली तैयारी को बेहतर बना सकता है। क्वेश्चन चौथा जो पूछा गया था, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ढोल सादिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष में बना था। यह किस वर्ष में बन के तैयार हुआ था। फ्रेंड्स, इस पुल का निर्माण शुरुआत जो किया गया था, यह नवंबर 2011 में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा सार्वजनिक और निजी तौर पर किया गया था। तो जो भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया जा रहा था, यह 2011 में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा सार्वजनिक और निजी, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलने से यह पुल का निर्माण किया जा रहा था। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। यह ब्रिज जो है, भूपेन हजारिका पुल, यह भारत का दूसरे सबसे लंबा पुल है, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। यह पुल ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल क्या है। सवाल में पूछ रहा है कि भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाने जाने वाला पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो यह किस वर्ष पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था। तो यह 26 मई 2017 को पूरी तरह से बन के तैयार किया गया था। अगर यह पूछा होता किस वर्ष से शुरुआत किया गया था, तो यह शुरुआत 2011 से ही किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें पूछ सकता है कि इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा इसे बनाया जा रहा था।
इसके बाद फ्रेंड्स जो पांचवा प्रश्न पूछा था वह पूछा था गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी, तो वह गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर की जो हत्या किया गया था यह औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। थोड़ा रुकेंगे फ्रेंड्स, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमें। हाँ, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। ये सिख के 9वें गुरु थे, ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी हिंदुओं का मुगलों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, इसी कारण इन्हें औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। तो गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और ये किस लिए इनका औरंगजेब ने हत्या करवाया था? क्योंकि यह हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं का मुगलों द्वारा ज़बरदस्ती जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उसका विरोध किए थे, जिसके कारण इन्हें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद जो हमारा छठा प्रश्न पूछा था, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन है? फ्रेंड्स यह काफ़ी टिपिकल प्रश्न पूछ रहा है, काफ़ी राजनीति से संबंधित पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से संबंधित पूछ रहा है, चारों तरफ से प्रश्नों को पूछ रहा है। तो हमारा छठा प्रश्न क्या था कि हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन है? शिवसेना का प्रमुख कौन है, इसके बारे में अच्छे तरह से मैं बता दे रहा हूँ। शिवसेना का शाब्दिक अर्थ होता है शिवाजी की सेना। जो शिवसेना का पार्टी का गठन किया गया है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है शिवाजी की सेना। महाराष्ट्र में शिवाजी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहते हैं, उनके नाम से यह यह पार्टी बनाई गई है। यह भारत की एक दक्षिणपंथी मराठी क्षेत्रवादी और हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। जो शिवसेना है यह दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में मराठी और क्षेत्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टियां हैं। इसकी स्थापना 1966 में बाल ठाकरे के द्वारा किया गया था। जो शिवसेना पार्टी है इसकी स्थापना 1966 में बाल ठाकरे जी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वह एकनाथ शिंदे जी हैं, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भी हैं। वह एकनाथ शिंदे जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाल रहे हैं, ये शिवसेना के अध्यक्ष हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे जी बनाए गए हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो सातवां प्रश्न पूछा था, सातवां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित था। भारत ने हॉकी में अपना अंतिम पदक किस ओलंपियाड में जीता था? जो भारत ने हॉकी में अपना अंतिम पदक जो जीता था वह किस ओलंपियाड में जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने अपना अंतिम हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक 1980 में जीता था, जो मास्को ओलंपिक में जीता गया था। मास्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन थे। जो मास्को ओलंपिक में भारत ने उस समय 1980 में अपना स्वर्ण पदक जीता था, उस समय जो भारत के कप्तान थे वो वासुदेवन भास्करन जी थे। इसके बाद फ्रेंड्स आठवां प्रश्न जो था काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, कबड्डी खेल में चेतावनी के लिए कौन सा कार्ड नहीं दिया जाता? फ्रेंड्स यह काफ़ी टिपिकल, मतलब प्रश्न सही पूछ रहा है लेकिन उसे घुमा घुमा के पूछ रहा है कबड्डी खेल में चेतावनी के लिए कौन सा कार्ड नहीं दिया जाता? तो कबड्डी खेल में 3 कार्ड दिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं, आप पहले देख लीजिए उनमें कौन कौन से कार्ड हैं। तो इनका पहला कार्ड जो होता है वो ग्रीन कार्ड होता है, दूसरा पीला कार्ड होता है, तीसरा रेड कार्ड होता है। तो इन तीनों कार्डों का अलग अलग पहचान होती है, थोड़ा इसके बारे में आप जान लीजिए। जब कोई खिलाड़ी उल्लंघन करता है प्रारंभिक चेतावनी के रूप में उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। जब कोई खिलाड़ी अगर थोड़ा था इधर उधर नियम का उल्लंघन करता है तो उसके प्रारंभिक चेतावनी के रूप में ग्रीन कार्ड दिया जाता है। येलो कार्ड तब दिया जाता है जब खिलाड़ी 2 मिनट के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अगर चेतावनी के रूप में हम ग्रीन कार्ड को देते हैं, लेकिन येलो कार्ड को जब देते हैं तब खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए निलंबित कर दिया जाता है। और इसके बाद जब रेड कार्ड का उपयोग करते हैं तो जब खिलाड़ी कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे पूरी तरह से निलंबित कर देते हैं, मतलब अब वह खेल नहीं खेल पाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा सवाल क्या पूछ रहा है, पहले आप सवाल देखिएगा, कबड्डी खेल में चेतावनी के लिए कौन सा कार्ड नहीं दिया जाता? इसका मतलब जो ग्रीन कार्ड दिया जाता है, ग्रीन कार्ड तब दिया जाता है जब कोई खिलाड़ी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके प्रारंभिक चेतावनी के रूप में दिया जाता है। इसमें क्या कर रहा है, चेतावनी के लिए कार्ड नहीं दिया जाता है, ग्रीन कार्ड चेतावनी के लिए दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर दूसरा और तीसरा होगा। मतलब पीला और रेड जो बटन है जो कार्ड देता है यही चेतावनी के रूप में नहीं देता, बाकी ग्रीन कार्ड जो होता है इसके चेतावनी के रूप में जब पीला कार्ड देता है, जब पीला कार्ड दिखाता है तो इसका मतलब अब खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए निलंबित कर दिया। और इसके बाद जब रेड कार्ड
को दिखाता है तो इसका मतलब खिलाड़ी को पूरी खेल से निलंबित कर दिया, अब खिलाड़ी खेल नहीं खेल पाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा 9वां प्रश्न पूछा था, 9वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न पूछ रहा था। स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में 1893 ईस्वी में भाषण दिए थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे? यह एसएससी एमटीएस 30 सितंबर 2024 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, जो अभी हाल ही में पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में 1893 ईस्वी में भाषण दिए थे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा 10वां प्रश्न जो पूछा था, इनमें से किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहते हैं? तो इनमें कई त्यौहार दिया था विकल्प में, जो कि हमारा जो पहला विकल्प था दिवाली। तो दीपावली का जो प्रश्न, दीपावली का जो ऑप्शन था, यह राइट आंसर उसका था। दीपावली के त्यौहार को हम रोशनी का त्यौहार मानते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा 11वां प्रश्न पूछा था, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में। एमटीएस में कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर कोई न कोई सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से रट करके ज़रूर जाना। तो जो हम 11वां प्रश्न पूछा था 1976 में, इसका जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, यह हम जो आपको सवाल का जवाब दिए, ये सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकल रहे थे तो उनके द्वारा रिव्यू किया गया एग्ज़ाम था, जो कि हम 11 प्रश्नों को याद करके आए हुए थे और उनका जवाब दिए। बाकी अब सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसका भी वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास तक पहुँच सके।